फॉरेन ट्रेड को लेकर अभी डेटा चेंज हुआ है, विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार में क्या है, पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वो अमेरिका था, लेकिन अब चाइना हो गया है। तो इसमें क्या देखना है, ट्रेड पार्टनर कौन सा है, व्यापारिक भागीदार देश की अगर बात करें ऑफ इंडिया, तो भारत का व्यापारिक भागीदार या साझेदार देश कौन सा है, तो रैंक 1 पर हो गया चाइना, रैंक 1 चीन। ये आपको याद रखना है, ये डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। अब आपको समझना ये है कि इसका क्या मतलब है ना, फिर आप इस पूरे आर्टिकल को समझ पाएंगे। जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारा इंडिया और जो भी आपका पार्टनर है, यहाँ पर चाइना की बात हो रही, तो ये आपका चाइना है। हम लोगों ने कुछ आइटम्स चाइना में भेजे और कुछ चाइना ने हमारे यहाँ चीज़ें भेजी, ठीक है, ये होता है। अब आप देखिएगा, जो हमने एक्सपोर्ट किया है और चाइना ने हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया है, ठीक है। इस दोनों चीज़ का जो मौद्रिक मान है, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो इसका मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य, यही आपका कहलाता है व्यापार या ट्रेड कहलाता है। ये क्या हो जाता है आपका, ट्रेड या व्यापार है, ठीक है। तो डायग्राम बना लीजिए, आपको याद रहेगा, है ना। आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों का मॉनेटरी वैल्यू देखा जाता है फॉरेन ट्रेड में। तो रैंक यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। रैंक 1 सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा होता है चाइना के साथ, रैंक 2 अमेरिका, और पहले अमेरिका 2023 में अगर आप देखें तो रैंक 1 पर अमेरिका था, ठीक है। उसके बाद यूएई की बात करेंगे, रैंक 3, उसके बाद रैंक 4 की अगर आप बात करेंगे तो रसिया, रैंक 4 पर रूस हो जाएगा, लिख लीजिएगा, और 5 पे सऊदी, और रैंक 6 इसमें सिंगापुर। ये आपके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, ट्रेड पार्टनर आपके हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेड आप करते हैं चाइना के साथ, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूएई, उसके बाद रसिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, देन सिंगापुर, ठीक है। ये रैंकिंग याद रखिएगा। और आपको ट्रेड समझना अब है। ट्रेड का मतलब ये है, जैसे ये भारत और चाइना है, तो हमने जो भी आइटम्स चाइना को पहुंचाए, इसका कुछ वैल्यू रहेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, मतलब हमने निर्यात किया है चाइना को, और कितने रुपए का निर्यात किया वो पैसा यहाँ पर जुड़ेगा, प्लस चाइना से हमने अपने घर क्या मंगाया है, क्या आयात किया है, इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो जो भी रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे लगभग 118 बिलियन डॉलर ये हमारा ट्रेड है चाइना के साथ। थोड़ा लिखिएगा, ये डायग्राम समझ लीजिएगा। तो लिखेंगे नीचे लाइन से, टोटल ट्रेड विद चाइना, टोटल ट्रेड विद चाइना, चीन के साथ कुल व्यापार, चीन के साथ कुल व्यापार लिखिएगा। फिर आप देखिए हम लोगों ने कितनी तरक्की की है, 1118.4 बिलियन, इतना व्यापार हमने किया है चाइना के साथ। और इस अमाउंट में जो हमने बेचा है, एक्सपोर्ट किया है, वो भी शामिल है, और जो हमने इंपोर्ट किया है, जो खरीदा है, वो भी शामिल है ना। अब आपको समझना यह है कि हमने चाइना के साथ में कितना सेल किया होगा। इसमें अब देखिए औसतन देखिए, अगर आप 118 बिलियन डॉलर की आप अगर बात करते हैं, तो इसमें आप बताइए हमारा क्या पोटेंशियल, हमने कितना ट्रेड किया होगा, चाइना को कितना बेचा होगा। अगर आप इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट मतलब हमने मंगाया कितना है, पहले हम लोग आयात की बात करें तो आयात लगभग कितना किया होगा, 102 के आसपास। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम
118 रुपये का व्यापार करते हैं, उसमें 102 रुपये हमने खरीदा है। मतलब चाइना ने कितना कमाया इस 118 में? चाइना कमाई कितनी है? 102 रुपये, और बाकी कितना बचा हुआ है? करीब करीब 16, सिर्फ 16, है ना। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि 118 में 102 के आसपास एक बंदा कमाता है और 16 रुपये एक बंदा कमाएगा। कहने को दोनों क्या हैं? पार्टनर हैं। ये कैसी पार्टनरशिप है? समझ आई बात नहीं? घाटा देख रहे हो कितना ज़्यादा है। तो इसलिए नीचे लिखिएगा यहाँ पर, कुछ समझ आया क्या है? नोट करके लिखेंगे, मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया, भारत का अधिकतम व्यापार घाटा किसके साथ है? चाइना के साथ। सबसे अधिक व्यापार घाटा भारत का किसके साथ है? चाइना के साथ है ना। अब आप देखिएगा, अगर आप चाइना की बात करें, चीन की अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ पर कुछ और फैक्ट देखिएगा। एक्सपोर्ट की अगर बात करें, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना, हमने चाइना को कितना बेचा है, उसमें ग्रोथ हुआ है कितना? 8.7%। 8.7% का ग्रोथ हुआ है, तो इतना नेगेटिव भी नहीं होना है, ठीक है। आप देखिएगा कि हमने चीन को पहले बहुत कम चीज़ें बेचते थे, इस बार ग्रोथ हुआ है 8.7% का, चाइना की बात करें। दूसरा लिखिएगा, इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया, अगर आप इंडिया में आयात की बात करें, इसमें भी ग्रोथ हुआ है। इसमें हुआ 3.2%, 3.4% लिख लीजिएगा। तो ये ग्रोथ हुआ है, चाइना के साथ व्यापार में बढ़त है। और अगर आप देखें तो कुल मिला के हम लोग क्या हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पर अगर आप चेक करें तो थोड़ा सा सुधार हो रहा है। हमने इनको बेचा है 8.7% की अधिकता के साथ, ग्रोथ के साथ में खरीदा है तो 3.4 की मतलब ग्रोथ के साथ में, तो ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें व्यापार का साइज, तो चाइना हमें ज़्यादा चीज़ें सेल करता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो आपका व्यापार संतुलन है चाइना के साथ, ये क्या है? बहुत ज़्यादा माइनस में है, ठीक है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन पर। थोड़ा ट्रेड अमेरिका के साथ डालेंगे, ट्रेड विद अमेरिका, उसका स्ट्रक्चर क्या देख लीजिएगा। इंडियन ट्रेड, भारतीय व्यापार, इंडियन ट्रेड विद अमेरिका या यूएसए। तो टोटल अगर आप देखें टोटल ट्रेड कितने का हुआ है, तो टोटल ट्रेड आप देखिएगा इसमें और चाइना के साथ कितना हुआ देखिए। ये किसके साथ? अमेरिका के साथ में। चाइना वाला कितना है? 0.4 होगा। देखिए बस पॉइंट का ही अंतर है, ठीक है। लेकिन चाइना ने आपसे लीड ले लिया है। और दूसरी बात आप याद रखिएगा, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। ट्रेड विद अमेरिका अगर आप देखें, ट्रेड विद यूएसए, ये आपका सरप्लस है। सरप्लस का मतलब ये है, इसका मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, है ना। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इसीलिए ये आपका व्यापार लाभ किसके साथ हमारा है? अमेरिका के साथ में, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक घाटा किसके साथ? चाइना के साथ। सबसे अधिक व्यापार लाभ किसके साथ है? हाँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के साथ में हमारा ये जो ट्रेड हो रहा है, इसमें अभी रिसेंट क्या क्या हुआ, तो एक्सपोर्ट में क्या चेंज आया। हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट 1.3% कम किया है, इस बार 1.3% कम किया है। और अमेरिका से जो इंपोर्ट हम करते हैं उसमें भी आप देखेंगे 20% कमी दर्ज की गई। इसके क्या मायने हैं अभी आरबीआई ने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन आपको हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे मिल जाए जुलाई में जो सर्वे आएगा उसमें मिल जाएगा। मतलब अमेरिका से चीज़ें हमने 20% कम खरीदी हैं, ठीक है। तो अमेरिका के साथ में आपका ट्रेड कम हुआ है, चाइना के साथ बढ़ा है। हाँ, अभी ऐसा स्पष्ट कुछ नहीं बताया है क्या है,
हो सकता है मेक इन इंडिया के तहत जो अमेरिका में चीज़ें बनती वो हमारे यहाँ बनने चालू हो गई हूँ, है ना। तो जुलाई तक इंतजार करिए आप, तो पता चलेगा। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, जो चाइना के साथ जो ट्रेड है आपका, इसका नेचर यह है कि इसमें भारत को हमेशा क्या होता है, यहाँ पर आपको लॉस होगा, लेकिन अमेरिका के साथ जो ट्रेड है आपका, यहाँ पर आपको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। और वहीं पर आप थोड़ा सा अब डिक्लाइन फेज में है, तो इसमें आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे अब यूपीपीसीएस में किस टाइप का प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, चाइना। और 2023 पुराना वाला, ठीक है, अभी कौन हो गया है, अभी चाइना है, पहले कौन था, यूएसए था। ये आपको याद रखना है। या हो सकता है वो स्टेटमेंट इस टाइप से पूछ ले कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है कितना घटा है। इसमें ये डेटा बहुत ज़्यादा, देखिए प्रश्न क्या है, डेटा वाला ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड होता है उसमें इम्पोर्ट 20% क्या हुआ, कम हो गया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, इसको मतलब अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब आप पीटी देने जाए तो इसको पढ़ के जाएं। उसके बाद कहानी अलग है, मोदी जी गए हैं कहाँ पर, इटली, और अभी से लोगों ने गाने वाने बनाने चालू कर दिए, है ना। एक वो घायल मूवी थी, क्या नाम थी, सन्नी देओल वाली कि डोली अगर तुम्हारी उठी, तो मोदी जी की कोई एक स्पीच है, उसको उन्होंने इटली की पीएम का फोटो लगाया हुआ है। हाँ आज ही देखा मैंने कि बारात जा चुकी है, नहीं अभी ताज़ा फ्रेश एकदम, कि अगर जो है सबसे पहले लाश उसकी उठेगी जिसके सर पर, अब सेहरा किसके ऊपर हो, जो बाइडन तो नहीं गई है ना मोदी जी खुश तो होते होंगे, खैर कल्पना में ही सही, है ना। बाकायदा जो है बड़ा अच्छे से बनाया है, आज ही मैंने देखा, तो पीएम साहब को मतलब मुस्कुराहट तो आ जाती होगी, थैंक यू सो मच बोलते होंगे, है ना। खैर अगला लिखिएगा G7। क्या बेटा, क्या, अरे तो गया तो इटली है, असली कहानी इटली से है ना। और इटली पीछा नहीं छोड़ेगी, पहले भी इटली ससुराल थी, मतलब भी मैंने बोला है, अभी है नहीं बोला है ना। बट ठीक है, अगर संबंध होता है तो हम लोग बाराती बन के जाएंगे। खैर G7 लिखिएगा एक तो लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। G7 ग्रुप है, इसकी समिट होनी 2024 में, इसका शिखर सम्मेलन होना है। समिट मतलब शिखर सम्मेलन, मीटिंग नहीं हो रही, समिट हो रही, शिखर सम्मेलन, है ना। तो G7 का शिखर सम्मेलन या G7 का जो समिट है 2024 में, वो किस देश में होगा, इटली ही लिखना, ठीक है। चलिए मेंबर्स लिखिएगा जो आपको रटना है। नीरज बताओ कौन कौन मेंबर है, बताइए, बगैर देखे बताइए। देखो ऐसे चल रहा काम, मिल बांट के काम हो रहा, इसलिए तो नीट का कटाव बढ़ गया, है ना। देखिए लिखिए बेटा, कितने G7 की बात हम लोग कर रहे हैं ना। पहले जापान, ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन, रटना है यहीं पर, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूएसए। तो देखिए कितने हो गए भाई, टोटल 6। बात समझना, प्रारंभिक चरण में जो है यही मेंबर हुआ करते थे, G7 नहीं था, पहले क्या था, G6 था। ये बात है कब की, 1975 में आपका G6 बना था। अगले साल 76 में इसमें कौन ऐड हो जाएगा, कनाडा। ये कब ऐड होता है, 1976 में। अब यहीं पर आगे जब 1977 में जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन को बोला जाएगा, क्योंकि वो यूनियन है। तो यूनियन इसका मेंबर तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इनकी मीटिंग में पार्टिसिपेशन उसका रहता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है, या इसकी वर्किंग का हिस्सा कब बना है, इसके कार्यशैली का हिस्सा कब बना है, तो आपका ये 77 हो जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, है ना, लिखते हुए चलेंगे। स्टार्टिंग कितने थे मेंबर्स, 6। ये कॉल किसकी थी कि G7 जैसा कुछ बनना चाहिए, तो ये सबसे पहले आइडिया जो जोर लगाया था वो किसने लगाया था, फ्रांस। उसका कारण समझेंगे क्यों, ठीक है। पहले कितने मेंबर्स थे, 6 थे। उसके 7वां कौन जुड़ा, कनाडा। उसके बाद प्रपोजल रखा गया एक यूनियन के लिए, उसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन, है ना। किस सन की बात है, 77 में, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके बाद कुछ समय बाद जब आगे जाएंगे, है ना, तो 1997 के प्रपोजल में, 7 की अगर बात करें, यहाँ पर जो है
अगर आप वित्त वर्ष पूछे तो 7 से और 98 हो जाएगा, 97 98। तो 97 में रसिया को ऐड किया गया, रूस को आप यहाँ पर जोड़ेंगे। और रूस जो है उसके बाद 2014 में क्रीमिया वाला मुद्दा आएगा तो रसिया को मतलब निकलना पड़ेगा, तो रसिया निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर 97 98 में G8 हो जाता है और 2014 में फिर से क्या हो जाएगा, G7 हो जाएगा। ये डेवलपमेंट है, सब नोट करिएगा प्लीज। ठीक है, तो यहीं पर चीजों को समझना है। और आपको पता है जब भी कुछ टूटता है तो कुछ बनता है, ये बना है इसके मतलब कुछ टूटा होगा, ये दुनिया का नियम है, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, है ना। तो आज देखना है किसके टूटने पर G7 बना है, वो समझेंगे, है ना। अब आप समझिए, अच्छा जो अभी सबमिट होगी, एक बात नोट करके रख लीजिएगा, जो आपका सबमिट 24 में होना है 2024 में, इसके मेन मुद्दे कौन कौन से हैं लिख लीजिएगा। रसिया यूक्रेन मेन मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके जो इशूज रहेंगे, नंबर 1 लिखिएगा रसिया यूक्रेन, नंबर 2 इजराइल हमास, तीसरा क्लाइमेट चेंज, और ख़ास बात यह है कि अब आने वाले टाइम में COP29 होने वाला है, इसमें कौन से मुद्दे डिस्कस किए जाएं। तो रोड मैप बनेगा किसके लिए, COP29 के लिए, लिख लीजिएगा रोड मैप फॉर COP29। ये मेन मुद्दे रहने वाले हैं आपके, ठीक है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं G7 का, और उसके बाद में आधा पेज छोड़ दीजिएगा, जैसे सबमिट हो जाएगा पूरा उसके बाद डेटा हम लोग अपडेट कर लेंगे, है ना। तो बैकग्राउंड हेडिंग डालेंगे, बैकग्राउंड, इसका इतिहास क्या रहा है ना। देखिए असल में पहले आप कहानी टाइप सुनिएगा, है ना, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें नोट कराऊंगा। 1973 की बात है, मतलब 73 के आसपास आप देखेंगे तो जब दुनिया में पहली बार ऑयल क्राइसिस या तेल का संकट दिखाई देता है किसको, जो अर्थव्यवस्थाएं अमीर हैं। अमीर लोग कौन हैं, रिच इकोनॉमीज कौन हैं, तो ये वो लोग हैं जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पहले से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर औद्योगिक काम होना चालू हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री काम कर रही है, उद्योग काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है इनको क्या चाहिए होगा। हम लोग बात कब की कर रहे हैं, ये 1973 के आसपास की बात है ना, 73 में। यहाँ पर सोलर एनर्जी नहीं है, परमाणु ऊर्जा नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी किस पर है, पेट्रोलियम पर है, ठीक है। और पेट्रोलियम का साम्राज्य किसके पास है, गल्फ कंट्रीज के पास। एक दौर है ना उनका। ओपेक देखा होगा आपने, ओपेक क्यों बनता है, नाम सुना ओपेक का, सुना होगा, हम लोग क्लास में कई बार कर चुके, ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ नीरज बताओ, ओपेक का हेडक्वार्टर बताइए। वेनेजुएला पहुंचा रहे हो, लड़ाई करा दोगे, तीसरा वर्ल्ड वॉर करा दोगे क्या। अरे ये क्या हाल बना रखा है। देखिए खैर, हाँ बताइए, वियना हेडक्वार्टर कहाँ पर है ओपेक का, वियना में है। ये किया होगा हम लोगों ने। और वियना पता है आपको, स्पेन की राजधानी है, ऑस्ट्रिया, चलो अच्छी बात। तो आप समझिए उसमें गल्फ कंट्रीज में आप देखिए क्या कहानी चल रही है। उन्हें पता है कि पेट्रोलियम की जरूरत सबको है, और पेट्रोलियम पर कंट्रोल किसका है, गल्फ कंट्रीज का। इन्होंने क्या बोला है कि यार हमारी जो पेट्रोलियम जो भी रिजर्व है ना, इसका प्राइस तय करती है कंपनियां। क्या प्रोसेस, देखिए थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। अभी क्या है कि गल्फ कंट्रीज के पास में एक केस क्या है कि पेट्रोलियम रिजर्व तो इनके पास है, ये पेट्रोलियम परचेज करेगा कोई कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड करके। अब ये बाजार में सप्लाई करेगा, ये सप्लाई कहाँ करेगा, पूरी दुनिया की ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर रहा है। इसने क्या किया है कि कोई शेख साहब है, इनको कितने रुपए पर लीटर देना है, पर बैरल देना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ABC जो भी कंपनी रहेगी वो डिसाइड करेगी, ठीक है। मान लिया मार्केट इसको बेचना है 100 रुपये लीटर और इनको पकड़ा दिया 20 रुपये लीटर। अब ये चूंकि जो देश हैं इनकी कोई मार्केट है ही नहीं, सारा काम कौन कर रहा है, एक कंपनी काम कर रही है। एक तो इनके दिमाग में बात खटक रही कि चीज हमारी है, दाम तय करने का अधिकार ही हमारे पास नहीं है। तो इस समस्या का इन्होंने समाधान क्या किया है, आप देखेंगे 1965 के आसपास एक संस्था बनती है जिसका नाम क्या है, ओपेक। अब ओपेक में क्या है कि वो सारे देश आ जाएंगे जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, एक ग्रुप बन जाएगा। और इसमें वो लोग हैं जो किसका उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का।
इन्होंने क्या डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल का भाव हम लोग तय करेंगे, कोई कंपनी नहीं आएगी। बात समझ आ गई? पेट्रोलियम पर कंट्रोल हर प्रकार से अब किसका हो गया? गल्फ कंट्रीज का। बात समझ आई? क्या बेनिफिट हो जाएगा कि 100 में बेचना, 70 में बेचना, कौन डिसाइड करेगा? हम लोग डिसाइड करेंगे। सऊदीया उस समय लीडर बन रहा है, इराक है, सऊदीया है, ये लोग आगे आकर के मुखर होकर के बात कर रहे हैं, है ना। सब कुछ बढ़िया चल रहा। 73 में क्या होता है कि इजराइल में जो यहूदी लोग रहते हैं वहां पर उनका एक त्यौहार है और फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक किसी ने हमला कर दिया। बात समझिए। और इजराइल जो है वो किसका मतलब आदमी है? देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज उसको सपोर्ट करते हैं, अमेरिका वगैरह उसको सपोर्ट करते हैं। हमला हो गया, फेस्टिवल चल रहा है इसमें। तो आसपास जितने देश हैं, स्पेशली आप बात करेंगे जो मुद्दा इसमें हुआ था, जब आपने मैप देखा होगा इस तरीके से, तो ये सिनाई पेनिनसुला है अफ्रीका वाला, यहाँ से आकर ये इजराइल वाली बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा एरिया जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, हमले यहीं से हुए, इस रास्ते से हुए। तो इजराइल परेशान, क्या करे? वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरा सपोर्ट किया, किसका? इजराइल का। और बहुत भयंकर लड़ाई हुई और इजराइल ने क्या किया, जो सिनाई पेनिनसुला जो आज इजिप्ट के पास है, ये सब कब्जे में अपने ले लिया। समझ आई बात नहीं? अब क्या किया जाए? बात समझिए कि इन्होंने क्या बोला कि ओपेक के माध्यम से पेट्रोल बेचना। अब देखिए इसका कंट्रोल किसके पास है? सिनाई पेनिनसुला का, इजिप्ट के पास है। अब किसने ले लिया? इजराइल ने ले लिया। जब इजराइल ने इसकी जमीन हड़प ली तो गल्फ कंट्रीज सब एक साथ आ गए। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये अमीर लोग हैं, बाकी लोग अमेरिका जैसे लोग है ना, इनके यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है, इनको चाहिए होगा पेट्रोलियम, हम लोग पेट्रोलियम देंगे ही नहीं। बात समझ आई? पेट्रोलियम नहीं देंगे। उस समय किंग थे फैजल, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, इनको पेट्रोलियम सप्लाई बंद कर देंगे। समस्या आ गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो फिर फ्रांस ने एक काम किया कि एक काम करते हैं, अगर बड़ा बनना है, एक वेस्टर्न थिंकर हैं, उनकी बात का आधार बना करके G7 का गठन होता है। उन्होंने क्या बोला है कि एक काम करते हैं, अगर पूरी दुनिया में राज करना है तो संसाधनों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए हम 4-5 जो मजबूत लोग हैं एक साथ आना पड़ेगा। उसकी कॉल पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। फ्रांस ने ही सबको इकट्ठा किया, जो मजबूत लोग गए सब एक साथ। उन्हें दुश्मनी भूल जाइए अगर किसी की है भी आपस में। जर्मनी है वहाँ पर, जर्मनी चूंकि इनके साथ रहता नहीं है, लेकिन इस काम में जर्मनी भी पहली बार अगर आप देखें बड़े मंच पर जर्मनी भी साथ आ जाता है। सबने मिलकर के ग्रुप बनाया है जिसका नाम क्या रखा गया? G7। और आज की डेट में आप देखिएगा वही ग्रुप है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अपने पास रखता है। सबसे ज्यादा अमीर अर्थव्यवस्थाएं कौन सी हैं जो आपने लिख रखी? जितने मेंबर्स हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर यही लोग हैं। इन लोगों ने क्या बोला कि गल्फ कंट्रीज को अब हम ठीक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। इजराइल एक बहाना है वहां पर, है ना, बात समझ लीजिए। तो G7 की अगर बात करें, बेसिक जो बैकग्राउंड है, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। सन वगैरह कौन सा है, हो सकता है पूछ पाछ ले। मेंबर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। भारत सदस्य नहीं है लेकिन इटली ने बुलाया है। अब क्यों बुलाया है ये तो बाद में पता चलेगा, है ना। कोई खास मौका तो नहीं मिलने वाला है हम लोगों को, है ना। देखिएगा ये केस लड़का प्रधानमंत्री है ना। एक ऐसा ही प्रधानमंत्री के घर से संबंध हो चुका है इटली का। मैं तो बहुत उत्साह में हूँ। खैर आगे लिखिएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑयल शॉक लगा था, इसमें रोल किसका है? सऊदी का है। सऊदी अरेबिया, इसने सप्लाई को बैन किया था। कंट्रोल किस पर कर लिया था? सप्लाई चेन, जो आपकी आपूर्ति श्रृंखला है, इस पर कंट्रोल करवा दिया था सऊदी ने कि पूरी दुनिया को तेल अब जो है नहीं मिलेगा, या जिसे चाहेंगे वही मिलेगा। और आप अगर देखेंगे इस समय क्या है, ये जो किंग है यहाँ पर, किंग है फैजल, इजराइल का, जर्मनी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। नाम भी देखिए फैजल है यहाँ पर, है ना। बदला ले लिया, ऑयल शॉक लग गया, ठीक है, पूरी दुनिया में। और इसी शॉक से निपटने के लिए, है ना, इसी से निपटने के लिए अगर आप देखें तो G7 का कॉन्सेप्ट आपको नज़र आता है, ठीक है। और G7 आपको यही मतलब मिलेगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें किंग फैजल हैं जिनका ये ऑयल शॉक के लिए मतलब जिम्मेदारी इन्होंने ली थी कि हमने सप्लाई चेन पर कंट्रोल किया है। आज भी मुद्दा बना रहता है, हालांकि सऊदी वगैरह अब जो है इनका नेचर बदल गया है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये आपका G7 रहा। एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें क्या हुआ सबको पता होगा, 2014 में 14 में क्या हुआ इस ग्रुप में, इन्होंने किसको निकाल दिया? रसिया को निकाल दिया। और इसका कारण कौन सा था? क्रीमिया द्वीप,
है ना। और क्रीमिया द्वीप की अगर बात करें, क्रीमिया द्वीप एक कारण रहा है, और दूसरा एक और है सी ऑफ एजोब, एजोब सागर पर कंट्रोल, है ना। ये इन दोनों पर नियंत्रण किसका हो गया, रसिया ने हथिया लिया था। असल में ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी थी, ये थी आपकी यूक्रेन की, लेकिन यूक्रेन से किसने कब्जे में ले लिया था, रसिया में, रसिया के कब्जे में आ गया, इसीलिए G7 नाराज हो गया और उसको निकाल दिया। तो फिर से G8 किस में कन्वर्ट हो जाता है, G7 में। ये किस्सा हम लोग डिस्कस कर चुके, ये कैसे हुआ था, याद है ना। अरे याद है ना रसिया कैसे हुआ। अरे नीरज बात को समझ आ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अरे कुछ समझ आ रहा। ये हम लोग जब पूरी मीटिंग हो जाए ना तो डिटेल में एक बार फिर से जानेंगे कि कैसे ये सब हुआ था। एक पेज छोड़ दीजिएगा यहीं पर, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक पेज आप छोड़ दीजिएगा। जैसे G7 मीटिंग हो जाएगी, जो की फाइंडिंग्स होंगी इस मीटिंग की, हम लोग यहीं पर उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि डेली अब आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा ही कॉलम, G7 मोदी जी चले गए, मोदी जी पहुंचे G7 चाय पी रहे, ये सब चीज़ें होंगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन है। उसके बाद हम लोग डिटेल में काम इस पर करेंगे। आर्टिकल अगला लिखिएगा, कुवैत में अभी आग लगी है। कुवैत डालिएगा हेडिंग, थोड़ा मैप इसका बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। इस टाइप से कुवैत है, और ऊपर आप देखें यहाँ पर आपको मिलेगा इराक, यहाँ आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया। मैं बनाया करो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ मिलेगा, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है ये, फारस की खाड़ी है, ठीक है। और कुवैत की अगर आप बात करें तो ये भारत के साथ संबंध इसके बहुत अच्छे हैं, है ना। अब आप देखिए एक तरफ इंडिया है, यहाँ पर भारत की बात करेंगे, और अगर किसी देश से कोई व्यक्ति यहाँ पर काम करने आता है, ये सब लोग जो काम करने जा रहे हैं, अगर देखा जाए ये सब क्या होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, अकुशल होते हैं। ये क्या है आपके, अकुशल, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा काबिल नहीं है, श्रमिक का कार्य कर सकते हैं, प्रॉपर जो लेबर का काम कर सकते हैं। ये सब लोग कहाँ आ जाएंगे, कुवैत में। और कुवैत से जो है भारत को क्या भेजेंगे, करेंसी भेजेंगे जो विदेशी मुद्रा होगी। क्या भेजेंगे, विदेशी मुद्रा, याद रखिएगा विदेशी मुद्रा। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए क्या क्या बेनिफिट होगा, फॉरेन करेंसी भेजेंगे। अब और क्या लाभ होगा, आप देखिए एक तो लाभ ये है कि हमारे घर में क्या आएगा, विदेशी मुद्रा आती है, इसलिए लोग जाते हैं। दूसरा, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है जिसको आप फॉरेक्स बोलते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, हमारे लोग हैं लेकिन रोजगार कौन दे रहा है, कुवैत वाले दे रहे हैं। बात समझ आई। तो ये सब बेनिफिट होते हैं। ये जो पैसा आएगा इसको बोलते हैं निजी प्रेषण या निजी धन प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस या निजी धन प्रेषण। जब कोई विदेश से पैसा कमा के घर भेजता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट रेमिटेंस या निजी धन प्रेषण। लिख लिया करो, टेक्निकल टर्म है। जब कोई देशी या भारतीय व्यक्ति विदेश से पैसा कमा कर भेजता है इसको हम क्या बोलेंगे, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ था कुवैत में, वो कहानी अलग की है। बस एक कमरे में 49 लोग थे, इसमें 40 लोग नहीं रहे, शायद 40 इंडियन, सॉरी 40 इंडियन है, 40 भारतीय लोग हैं। अब आप समझिए, एक किस्सा इतिहास में है, जब आपने आधुनिक भारत पढ़ा होगा, आगे जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में घटना हुई थी, सिराज का नाम पढ़ेंगे, सिराजुद्दौला जो है एक कमरे में कई लोगों को भर देता है, इसको ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। तो एक कमरे में आप देखिए सही, एक हॉल में, मतलब हॉल कितना बड़ा होगा, उसमें 49 लोग, स्थिति क्या है। फिर उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पर जो लोग रहते हैं सऊदी वगैरह में, जो काम करते हैं, उनके बारे में जो ब्लॉग वगैरह लोग डाल देते बना के ना, ब्लॉग वगैरह डालते हैं, तो उसमें ब्लॉगिंग कर रहा बंदा, उसने दिखाया ये बहुत पतली सी बेल्ट, इसमें 4-4, 5-5 लोग सोते हैं, एक छोटा सा घर, उसमें कितने, जैसे कबूतर खाना टाइप नहीं होता, उस टाइप से लोग बैठे हुए हैं। अगर कुछ भी हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है, उनकी तो डेड बॉडी यहाँ तक नहीं आ पाएगी। आप सोचिए ना सही, जो लोग एक्सपायर हुए हैं उनको मिट्टी नहीं मिलेगी ढंग से। चलो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनके लिए जिम्मेदार कौन है ना। क्या माइग्रेशन ही समाधान, मतलब हमारे यहाँ। और एक चीज़ समझिए, जैसे ये इंडिया है, भारत, और भारत से अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करने जाता है किसी और देश में, तो ये क्या कहलाता है, माइग्रेशन। लोग माइग्रेट कर गए,
क्यों जा रहे हैं भाई, माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। समझे बात नहीं, ये मुद्दा रहा है। खैर, तो अब सरकार की तरफ कोई बंदा जाए तो समझ आएगा। और मेन बात यह है कि जो कुवैत में है वो किस टाइप के लोग हैं, अनस्किल्ड। कितना पैसा मिलता होगा उनको, उतना मिलता होगा जिसमें लाइफ क्या हो जाए उनकी, चल जाए बस, है ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बहुत ही खराब होगा। मतलब एक जगह पे या एक रूम में 10-10 लोग, 15-15 लोग रहते हैं वहाँ पर। और एक तरीका और है, ये घटना के बाद मैंने देखा वहाँ पर ना, वहीं पर लोग बताते हैं कि जैसे काम से लोग जब छूटते हैं तो दौड़ जाते, भागते हुए जाते हैं कि पानी मुझे मिल जाए, मैं पहले नहा लूँ, पानी भर लूँ, खाना पका लूँ। इस तरीके से कंपटीशन रहता, 250-300 लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप सोचिए। और उनके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग भी होती है। जैसे यहाँ आपको बुलाया जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, बस कार पे बैठना है और मालिक के साथ घूमना। मालिक को बोलते हैं कपिल, ऐसा कुछ बोलते हैं, कपिल या कफिल बोलते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो ऐसा कुछ नाम मैंने सुना है ना। तो मालिक के साथ बस कार में घूमना है, उनका बैग लेके चलना है। आप खुश हो जाओगे, बैग लेके चलेंगे, 50,000 रुपये महीने, चलो कब चलना है। वहाँ जैसे पहुँचे, डोमेस्टिक सर्वेंट सुबह शाम तक झाड़ू लगा रहे, शाम को 2 घंटे उनके ऊँट लेके जा रहे हो चराने, वहाँ पर वीडियो बना रहे हो, है ना, कि सावन झूलन मुझको बुलाया कि भारत जाने का मन कर रहा है, आ नहीं पाओगे फिर। समझ आई बात नहीं, ये सब चीटिंग होता है। तो उसका रीज़न क्या है कि सरकार को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों कि फाइनली हम किसके लोग हैं, बस जो भी बंदे वहाँ पर जाते हैं तो भारतीय, है ना। तो आपको हो सकता है यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ बाद में दिखाई दे, ठीक है। खैर, अगला देखिए, एक रिपोर्ट आई है महिलाओं के लिए, जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, लिंग अंतराल रिपोर्ट 2024। इसको कौन पब्लिश करता है, आप लोग जानते ही होंगे, कौन करता है, वेरी गुड। लिखिएगा, आर्थिक मंच करता है भाई, है ना। आगे लिखेंगे, इंडिया की रैंक, पहले रैंक अपनी जान लीजिएगा। इंडिया की रैंक है 129, 129। और पहली ओल्ड रैंक अगर आप देखें, पुरानी जो रैंक हमारी है वो है आपकी 127। इस बार स्थिति थोड़ी सी क्या हुई, 2 अंक का नुकसान हुआ है। 27 थे, अभी कितने हो गए, 27 पे। अब पैरामीटर्स क्या क्या हैं, है ना, लिख लीजिएगा, पैरामीटर्स ऑफ दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का आधार स्तंभ कौन कौन है, कैसे तैयार की जाती है, क्या क्या देखते हैं। तो नंबर 1, पहले क्या देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं महिलाओं के लिए, नहीं है, है ना। दूसरा, एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था। राजनीतिक सशक्तिकरण, यहाँ पे तो काम हुआ भाई, महिला शक्ति बंधन अधिनियम आ चुका है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण। नंबर 4 पे लिखिएगा, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक भागीदारी। इन 4 चीज़ों से पता चलता है कि महिलाओं के लिए आपने कितना काम किया है। उनके स्वास्थ्य पर कोई खर्च करता है, नहीं करता है, एजुकेशन उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीति में क्या महिलाएं आ रही नहीं आ रही, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आर्थिक क्रियाओं में इनकी क्या भूमिका है, ठीक है ना। जो देश इन 4 मतलब एरियाज में बेहतर काम करता है महिलाओं के लिए, उसकी रैंक उतनी ही अच्छी आती है, ठीक है। अब आप भारत को पता, भारत की रैंक कितनी है, 127। इसका मतलब यह है कि महिलाओं को लेकर के भारत अभी उतना सचेत नहीं है ना, मतलब रिपोर्ट के आधार पर, है ना। अच्छा, इस बार अभी पूरा काम नहीं किया है, अभी करेंगे तो पता चलेगा। 2 MP, अरे ये सब बात करेंगे, अभी मैंने पूरा लोकसभा चुनाव नहीं किया है, मतलब आई मीन जब नोट्स बनाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर देखिए, अगर हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। पहला क्या है, हेल्थ सर्विसेज। आप बताइए क्या सोसाइटी में ऐसा रहता है, मैंने देखा हुआ है कई लोग क्या करते हैं कि जब भी कुछ अच्छा उन्हें लगेगा फैमिली के स्टेटस के हिसाब से,
मान लिया मार्केट गए और मार्केट से कुछ अच्छी चीज़ लेके आए, कीवी फ्रूट्स, सबसे पहले लड़के खिलाएंगे। अपना जो लड़का होगा बेहद नालायक है फिर भी लड़का सबसे पहले आएगा, उसके बाद लड़कियों को लोग याद करते हैं। अब तब भी सुधार हो गया है। एक टाइम ऐसा था कि लड़की मतलब क्या होता है कि परिवार का बोझ, बर्डन ऑन फैमिली। 90s में अगर आप देखिएगा किसी घर में लड़की का जन्म होता था मातम हो जाता था, ये क्या हो गया, ये तो हादसा हो गया। और कुछ ऐसी सामाजिक कंडीशन, सोशल, जो अगर आप देखें पिक्चर, ये था कि महिला ही महिला की दुश्मन थी। जिसको बेटी का जन्म हो जाता था ना तो वो बेचारी खुद मातम मनाती थी, क्योंकि समाज के लोग अब ताने देंगे। और इंडियन सोसाइटी की बात करें यहाँ पर तो ये भी था, अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा है तो उसके पति को ये समाज की तरफ से आज़ादी थी कि आप दूसरी शादी कर सकते। देखा होगा बहुत सारा केस होता था, लोग दूसरी शादी कर लेते थे, सोचिए। तो अब वहाँ से हमें काफ़ी दूर तक का सफ़र तय करना है ना। तो भारत सरकार लगातार काम कर रही है। अब स्वास्थ्य सेवाएं आप देखिएगा, जैसे दिल्ली सरकार की बात करें, यहाँ पर नीली गोली, लाल गोली, नाम सुना होगा ना, नीली गोली के नाम से एक अभियान चलाया था इन्होंने 2015-16 के आसपास। एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी के कारण, है ना, एनीमिया हो जाता है लड़कियों को। तो मतलब क्या, सरकार इन सब लोगों के लिए काम करती है। एजुकेशन में क्या कभी देखा है कि आपका आर्टिकल 21A क्या लड़कों को मिलेगा या सबको मिलेगा? सबको मिलेगा। मतलब यह है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियों को भी मौका लगातार दे रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में आज मतलब आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा चुनाव 2029 वाले जो होंगे उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बढ़ जाएगा लोकसभा, ठीक है। महिलाएं ज़्यादा होंगी, फिर काम पता नहीं कैसे होगा, ये मुझे थोड़ा सा चिंता। मतलब सर्दी का सेशन चल रहा है, हाँ अब तो बढ़ा है ना हर जगह। उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, इसमें आंध्र प्रदेश ने क्या किया, अपना एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है स्पेशली महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला कोई कंपनी खोलती है तो वो उसके लिए यहाँ व्यवस्था मिलेगी। आंध्र प्रदेश में इन्होंने औद्योगिक पार्क बनाया है, इंडस्ट्रियल पार्क। इस तरीके की बाकी चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। उसके बाद सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, सुना होगा, पढ़ा होगा आपने पहले से, स्टैंड अप नाम सुना होगा आपने, 2016 की स्कीम है। इसमें क्या है, महिला किसी भी वर्ग की है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा। समझ आई बात नहीं, खास बात यह है। लेकिन अगर मेल है तो आप एससी एसटी हैं तभी आपको मिलेगा, वरना यहाँ से लोन आपको नहीं मिलेगा। तो महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी आपको मौका दिया गया है, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर्स में जो अच्छा काम करता है उसकी रैंकिंग बेहतर हो जाती है। थोड़ा लिख लीजिएगा, रैंक 1, पहला रैंक आपको क्या लग रहा है किसका होगा? पाकिस्तान। रैंक 1 आइसलैंड, लिख लीजिएगा भाई, ये रैंक 1 है, ठीक है। रैंक 2, अगर रैंक 2 की बात करें तो फिनलैंड। रैंक 3 की बात करें नॉर्वे। तो जेंडर गैप में रैंक 1 किसका है? आइसलैंड का। रैंक 2 फिनलैंड, थर्ड पर कौन है? नॉर्वे। ये सब बड़े कूल टाइप देश हैं, है ना। उसके बाद आप देखिए कुछ और कंट्रीज की रैंक जो आपके एग्जाम में आ सकती है, ये याद रखिएगा, ये सब कौन सा बेहतर देश हैं जहां पर मेल और फीमेल के बीच में गैप लगभग शून्य है, ठीक है। सारी सुविधाएं जो पुरुष को मिलेंगी वही महिलाओं को मिलेंगी, ठीक है। अब आप देखिएगा साउथ एशिया की अगर बात करें, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में देखिए क्या कंडीशन। इसमें आप देखिएगा, इसमें जो 5वां रैंक है, 5th रैंक, वो भारत का है। हम लोग दक्षिण एशिया का हिस्सा हैं, पता होगा आपको। और दक्षिण एशिया में 5वीं रैंक किसकी है? भारत की। अगर पूछा जाए पीसीएस में कि साउथ एशिया में भारत का रैंक क्या है, 5वां है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हमसे आगे कौन है 4, उनका पता तो लगा लीजिएगा। भूटान, सबसे बेहतर दशा किसकी है? भूटान की। उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, उसके बाद बांग्लादेश। ये चारों हमसे बेहतर हैं और 5वें नंबर पर हम लोग आते हैं। अगर पूछा जाए कि साउथ एशिया में सबसे अच्छी रैंक किसकी है तो भूटान हो जाएगा। और भारत की रैंक क्या है भाई? 5। वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखिएगा, अंतिम स्थान पे कौन है? हमारा दोस्त है। लास्ट रैंक आपका है पाकिस्तान। अरे कम से कम है तो सूची में, इसको तुम लोग कम मान रहे हो।
है ना। चलिए आगे देखिएगा। अब हाँ, और सब सब आ जाएगा क्लियर। ये तो बस अभी साउथ एशिया की हिसाब किताब कर लिया। आगे देखिएगा, इसमें लास्ट रैंक किसकी है, लास्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा। लास्ट रैंक सूडान और 146, और पाकिस्तान की रैंक हो जाएगी 145। तो सेकंड लास्ट पे कौन है, पाकिस्तान। और अंतिम स्थान पे कौन बैठा हुआ है, सूडान, साउथ सूडान है भाई, साउथ सूडान, सूडान बट गया ना। उसके बाद लिखिएगा, तो कौन सी रिपोर्ट हम लोग कर रहे थे अभी, क्या नाम है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। इसमें भारत की स्थिति क्या है, रैंक क्या है इंडियन, 129। पुरानी वाली रैंक क्या थी, 127। तो यहाँ पर 2 स्थान का आपको नुकसान हुआ। कितने पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर, सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बेहतर कौन रहा, आइसलैंड। चलिए खैर, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगली न्यूज लिखिएगा, खजुराहो डांस फेस्टिवल। खजुराहो मंदिर सुना होगा, किसने बनवाया है, चंदेल होंगे। चालुक्य यहाँ क्या करने आ जाएंगे, इतना टाइम है उनके पास, चंदेल है। लिखिएगा खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो महोत्सव, ब्रैकेट में चंदेल राजा, यूपी से पूछ लेगा चंदेल राजा। खजुराहो नाम सुना है, खजुराहो मंदिर, है ना। तो असल में यहाँ पर फेस्टिवल मनाया, और खजुराहो जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो खजुराहो फेस्टिवल किस सरकार ने मनाया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। इसको बस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, अभी फ़ोन पे का नाम तो सुना ही होगा खैर आपने, है ना। तो फ़ोन पे ने जो है, फ़ोन पे की अगर बात करें, यह है इंडियन कंपनी, इसने टाई अप किया है पिकमी के साथ, टाई अप किया है पिकमी के साथ। ये किस देश की है, पेमेंट के लिए, ताकि पेमेंट वहाँ पे बेहतर किया जा सके। तो पिकमी नाम से क्या लग रहा है, ये कहाँ का होगा, अंदाजा लगाइए, जापान। किसका है, श्रीलंका। तो प्रश्न क्या बनेगा, अपने हिसाब देख लीजिएगा। हाल ही में भारतीय कंपनी या पेमेंट बैंक या पेमेंट कंपनी फ़ोन पे ने पिकमी के साथ में टाई अप किया है, ये किस देश की कंपनी है, श्रीलंका की है, ठीक है। और या हो सकता है श्रीलंका की किस कंपनी के साथ टाई अप किया है, तो पिकमी हो जाएगा। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, जो आपका टूरिज्म है इसको बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। जब आप घूमने जाएंगे तो आपको पैसा तुरंत मिल जाएगा बगैर किसी देरी के, ठीक है। एक महिला का नाम लिख लीजिएगा, अनामिका राजीव, नाम सुना, अनामिका राजीव, हाँ लिखिए, अनामिका, नाम लिखिए, अनामिका राजीव। राजीव उनके हस्बैंड होंगे या फादर होंगे, अनामिका तो है ही नाम, है ना। तो अनामिका राजीव क्या है, ये भारतीय जो सेना में पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी, हेलीकॉप्टर पायलट है, लिख लीजिएगा, पहली हेलीकॉप्टर पायलट है नौसेना में। तो आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद में महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। जिला कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है, बताइए कौन सा जिला है, ललितपुर, लिखिए ललितपुर। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश ललितपुर, है ना। अब इसके साथ में कारण क्या है, देखिए एक दो और हैं वो भी लिख लीजिएगा, ये न्यूज में था किसी कारण बस, है ना। तो बाकी 2-4 नाम याद रखिएगा। एक है आपका किशनपुर, नाम सुना आपने किशनपुर का, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बना था आपका 1972 में, और ये उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि यूपी वाला ही देख रहा हूँ। और ये है दुधवा नेशनल पार्क के पास में, दुधवा के पास में, नाम सुना आपने दुधवा। तो दुधवा एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश का, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसी के अंदर जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, इसी का पार्ट है, इसको 1972 में बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद में सोहागी
सोहागी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1987, सोहागी, दो चार के नाम एक बार देख लीजिएगा, है ना। और अभी पांचवा असल में क्या है, जो नई लिख लीजिएगा, नई कौन से, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश की है। और ये चर्चा में क्या नई है, और कारण ये है इससे संबंधित एक जनजाति है जिसका नाम है थारू। थारू जनजाति का इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, थारू जनजाति, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जिला लिखिएगा, इसका जो विस्तार, सोहेलवा का विस्तार कहाँ पर है, गोंडा, गोंडा श्रावस्ती लिख लीजिएगा। इसका विस्तार क्या है, गोंडा श्रावस्ती बलरामपुर, बलरामपुर नाम सुना होगा आपने। इसके बाद लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, 4 है, 4 है, 5 है, चलिए आगे देखिए। चैंपियन, चैंपियन 2.0 लिखिएगा, चैंपियन 2.0 एक पोर्टल है, पोर्टल है, ठीक है। और ये किसके लिए काम करेगा, एमएसएमई के लिए काम करेगा, ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगा। चैंपियन 2.0 ये क्या है, एक मतलब पोर्टल है, एक वेबसाइट टाइप है। यहाँ पर किसके लिए काम होगा, एमएसएमई के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। इनको सलाह देना, मतलब ट्रेनिंग वगैरह है वो सब मिलेगा, ट्रेनिंग वगैरह कुछ चीज़ें जाननी है, मार्केट तक कैसे पहुँचे, बाज़ार को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ये तमाम बातें आप यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि जब भी आप एमएसएमई की बात करते हैं, मतलब जानते हैं ना क्या होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल लघु, और एम से मीडियम, है ना, मध्यम। इस प्रकार के जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको हम एमएसएमई में रखते हैं। इनको ट्रेनिंग की बात करना, कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे मिलेगी, मार्केट एक्सेस कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट को लेकर सलाह कैसे मिलेगी, तो चैंपियन पोर्टल बनाया गया है। अब एक बात आपको पता होगा, ये सारे काम करने के लिए, मतलब एमएसएमई के विकास के लिए जिम्मेदारी किसकी है, सिडबी की है। एक बैंक है सिडबी, नाम सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर आप जानते होंगे मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। किस सन में बनी थी सिडबी, कहाँ पर है, लखनऊ है या नोएडा में, ठीक है। तो सन कौन सा है, 90 में या 98 में, कहाँ इतना याद रह जाएगा। जिनको पीटी देना है अक्टूबर में। अच्छा, अक्टूबर वाले कितने लोग हैं, इसी साल अक्टूबर में जाना है ना, तो यही रात अंतिम है, कस के लग जाइए भाई। जुलाई तक जो लोग सीरियस हैं, आपको अपना पोटेंशियल पता होगा क्या है, मेंस पर फोकस करिए जुलाई तक, 31 जुलाई तक, ठीक है। कम से कम 3 पेपर अपने निपटा लीजिए, क्योंकि आयोग आपको टाइम देगा नहीं, ठीक है। और किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए कि पेपर आगे जाएगा, ये होगा वो होगा, है ना। वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, अध्याचन आप देखिएगा संख्या बढ़ रही लगातार, पेपर लेट हुआ, है ना। तो पीटी का कट ऑफ जो है, ऐसे तो कहना थोड़ा मुश्किल होता है पेपर वगैरह देखे, लेकिन ये है कि अगर आप पढ़ते रहे तसल्ली के साथ में, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इस बार आपका मेंस में उपस्थिति दिखाई देगी। 2 पेपर के गैप में चाय पीते नजर आओगे। अगर यहाँ कम चाय पी तो यहाँ 10 मिनट पढ़ ले, चलो चाय पीने चलते हैं, तब संकट है, फिर वहाँ नहीं चाय पी पाओगे। चाय एक ही जगह मिलेगी, या तो यहाँ पी लीजिए रेगुलर, या फिर वहाँ 2 पेपर के बीच में। 27 अक्टूबर को पीटी है भाई, याद रखिएगा, है ना। और काम कर लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है ना। अच्छा, आरओ एआरओ की वैकेंसी आपको पता होगा, इसका भी पेपर दिसंबर में है ना। लगे हाँ तो एक बात हालांकि बताने को मतलब नहीं बनता, हाई कोर्ट ने बोल दिया है उनके पास भी वैकेंसी आ गई हैं। जुलाई से फॉर्म आप भरेंगे, 26 जून को मतलब अध्याचन आ गया, सारा फाइनल है। तो आरोप जो तैयारी करे, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अच्छी खासी वैकेंसी है। 26 जून को आप वो भी मिल, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, सर क्या करें, मैं बता रहा हूँ पढ़ाई करो, क्योंकि दिसंबर में पेपर है। आरोप नहीं मांगते,
ARO में, RO में नहीं मांगते, RO में आप लग जाइए बढ़िया से, ठीक है। अब अलग बात है, देखिए बाबा टेंशन में वो ठीक है, लेकिन आपको टेंशन ना हो जाए, है ना, तो मौका दे रहे हैं बाबा जी, पकड़ लीजिए, है ना। अगला लिखिएगा प्रारंभ, अगला लिखिएगा प्रारंभ, प्रारंभ समिट, प्रारंभ हेडिंग डालेंगे, प्रारंभ हिंदी इंग्लिश दोनों प्रारंभ लिखेंगे। ये क्या है, इस समिट है, मतलब शिखर सम्मेलन होता है, उच्चाधिकारी लोग यहाँ पर आते हैं और दुनिया भर की ग्लोबल समिट है, लिख लीजिएगा ग्लोबल समिट, वैश्विक है ये, ठीक है। और किससे संबंधित है, स्टार्टअप से, स्टार्टअप, ठीक है। मतलब यह है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समिट हुआ है और इसमें इनवाइट किया गया है यूथ को, इसमें किसको इनवाइट किया गया, जो युवा है उसको इनवाइट किया गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रारंभ का संबंध किससे है, स्टार्टअप से है, और इसका एक ही मतलब है कि भाई दुनिया भर में स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाए कैसे। आज की डेट में सबसे अधिक स्टार्टअप अमेरिका में है, ठीक है, भारत का स्थान तीसरा है। दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप कंपनीज कहाँ पर हैं, अमेरिका में, कहीं लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, मेक, नाम सुना होगा आपने, मेक, मेक में ब्रैकेट लिखिएगा, ब्रैकेट में मेक वन एंड मेक टू, इनका संबंध किससे है, रक्षा क्षेत्र, डिफेंस से, संबंध किससे है, डिफेंस से, ठीक है। और क्या संबंध है वो समझिए, सरकार की इसमें क्या इच्छा है वो देखिएगा। मेक असल में देखिए, जैसे 2014 से पहले क्या होता था कि आर्मी के पास राइफल चाहिए या कुछ भी, राइफल से लेकर के फाइटर प्लेन तक सब हम लोग इंपोर्ट करते थे, क्लियर है। अभी क्या है, 14 के बाद डेवलपमेंट हुआ और आप देखेंगे मेक इन इंडिया पे लगातार फोकस हुआ। अब बहुत सारी कंपनियां हमारी, जैसे मैंने आपको बताया होगा रुद्रा एम के बारे में, रुद्रा एम जो है उसमें अडानी प्राइवेट लिमिटेड ने भी योगदान दिया है डिफेंस में। रुद्रा एम मतलब मिसाइल, रुद्रा मिसाइल में किसकी मदद लगी है, अडानी डिफेंस लिमिटेड की, लिख लिया करो, है ना। रुद्रा एम, रुद्रा मिसाइल जो बनी है, रुद्रा M2, रुद्रा मिसाइल 2 जो बनाई गई है उसमें एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी, अडानी डिफेंस लिमिटेड, ठीक है। तो मतलब ये है, सरकार ने क्या अभी क्या बोला है मेक के तहत, कि जो कंपनियां भारत की हैं, अगर मान लिया राइफल हमें चाहिए तो एक रशियन कंपनी बैठी हुई है, अमेरिकन कंपनी, एक हमारी देसी कंपनी, तो सबसे पहले हम किसे कॉल करेंगे, देसी कंपनी को। बात समझ आ गई। मतलब इसका मेन मोटिव क्या है कि प्रमोशन किसका करना है, मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, लिख लीजिएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, सेना या रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट होगा, भारत का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, एक चीज आप याद ये रखना है आपको, एंजल इन्वेस्टर पर टैक्स नहीं लगेगा। सुना होगा आपने एंजल इन्वेस्टर पर, है ना। तो बस ऐसे आप लोग जानते होंगे, एंजल इन्वेस्टर या निवेशक, है ना, इनका जो विवाद आया है वो किसको लेकर के, जो इन पर टैक्स लगेगा वो, है ना, कर की बात करेंगे। तो आपको समझना क्या है कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, क्या कंडीशन है बताइए, एंजल निवेशक किसे कहें, कौन बन सकता है, कौन बता सकता है, 2 बातें याद रखनी है बस, कौन बताएगा। अगर मैं एंजल निवेशक बनना चाहूं तो कौन सी वो शर्तें हैं जिसको मैं पूरा करूंगा तब मैं एंजल इन्वेस्टर बन पाऊंगा। हाँ बताओ बेटा। 200 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 करोड़, वेरी गुड। देखिए बात समझिए क्या है, जैसे मान लिया अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी इंडस्ट्री में काम नया, देखो ये इसका संबंध अगर आप देखें तो वो स्टार्टअप से ही है, किससे है, स्टार्टअप से। अगर कोई व्यक्ति नया स्टार्टअप, नया कोई काम चालू करना चाह रहा है, सपोज करो वो कोई काम करना चाह, जैसे मान लिया अगर कंप्यूटर बनाएंगे, ठीक है, मैं एक स्टार्टअप डालने की कोशिश कर रहा हूं और क्या बनाने वाला हूं, कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें एक व्यक्ति ऐसा मुझे ऋण देगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ये एंजल है, परी है, देवदूत है,
कब बोलेंगे? जब कम से कम इसके अपने खाते में 2 करोड़ है, कितने हैं? 2 करोड़ रुपए, प्लस इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में कम से कम कितने साल तक काम किया हो? 10 साल तक। ये सब कंडीशन फुलफिल करने के बाद ये व्यक्ति मुझे अपने काम के लिए क्या प्रदान करे? लोन प्रदान करे, तब ये व्यक्ति हो जाएगा आपका एंजल निवेशक। बात समझ आई? एंजल निवेशक किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो स्टार्टअप को क्या दे रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है ना। अब कैसे हर आदमी एंजल निवेशक नहीं बनेगा? 2 कंडीशन है। अगर आपको लोन देना है तो कम से कम 10 वर्ष तक उसी फील्ड में आपने क्या किया हो? काम किया हो, और आपके व्यक्तिगत अकाउंट में मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 2 करोड़, ताकि अगर जिसको हमने लोन दिया वो डूब जाए तो कम से कम रोड पे तो ना आ जाए हम लोग। बात समझ आई आपको? तो एंजल निवेशक बनने के लिए 2 शर्तें, ये सब लिख लिया करो, कहानी सुन रहे हो। एंजल या देवदूत निवेशक है ना, के लिए 2 दशाएं। सरकार अब जो है इसके कर, जो कर लगेगा उसको हटा दिया जाएगा। अच्छा होगा खराब होगा? ठीक रहेगा ना भाई? कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि होगा क्या। अरे समझ आया एंजल निवेशक क्या होता है? तो इतनी मायूसी क्यों फिर? मोदी जी चले गए, बताया नहीं इसीलिए। फणिगिरी लिखिएगा, फणिगिरी। ये है आपका तेलंगाना में, लिखिएगा एक जगह है फणिगिरी, तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना। असल में यहाँ पर जो है एक पहाड़ी पर स्तूपा मिला है, एक स्तूप मिला है। स्तूप नाम सुना होगा आपने। स्तूप क्या होता है? एक चैत्य। ये 2 चीजें मिली हैं। इसका मतलब यह है कि ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अंतर क्या होता है? अगर आप स्तूपा की बात करेंगे, स्तूपा मतलब कैसे बनता था? एक तो महात्मा बुद्ध के जीवन के दौरान स्तूपा बनाएगा, एक उनके बाद। तो बाद वाले की बात मैं कर रहा हूं। जैसे क्या हुआ, उनके शरीर से कुछ अंग मिल गया, बाल मिल गए, दांत मिल गए, है ना, इस तरीके से। तो भले दांत लेके आ गया कोई, ये दांत रखा और ऊपर से जो है मिट्टी वगैरह इस तरीके से बना दिया। ये हो जाएगा आपका ये प्लेन वाला स्तूपा। आगे चलकर इसकी रेलिंग वगैरह बनेगी, वो सब चीजें बनेगी, है ना। ये स्तूपा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए श्रीलंका का स्तूपा है कैंडी, कैंडी में है। और ये प्रश्न पूछा गया है, कैंडी में, कैंडी कहाँ पर है? श्रीलंका में है। इसमें जो स्तूप बनाया गया है, इसमें महात्मा बुद्ध का कौन सा अंग है? दांत है। कैंडी खाने से क्या खराब हो जाते हैं? ये क्वेश्चन ISP दोनों ने पूछा है, ठीक है। तो कैंडी में दांत है, दांत पर स्तूपा बनाया गया। अच्छा, तो ये स्तूपा हो जाएगा। अगर कोई ऐसी संरचना देखिए इस तरीके से है, कोई केव वगैरह है, कोई गुफा है। गुफा में क्या है कि अंदर, ये गुफा है, अंदर जाइए तो यहाँ पर आपको मिलेगा छोटा सा खूबसूरत सा स्तूप टाइप बना है, ये स्तूपा बन जाएगा। और ये आपका परिक्रमा पथ एक बना दिया गया है, आप जाएंगे घूमेंगे, ठीक है, जो भी। और साथ में ही ये निवास स्थान के लिए 2 गुफाएं बनी हुई। तो आप देखिए, ये इनको बिहार बोलते थे, बिहाराज, जहां पर भिक्षु रहते थे उनको क्या बोलते थे? बिहार बोलते थे, है ना। ये बिहार होगा और ये आपका स्तूप हो गया। जहां पर ये दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं वो कहलाता है आपका चैत्य। बात समझ आई? तो यहाँ पर जो फणिगिरी जगह तेलंगाना में है, यहाँ अभी खुदाई में हाल ही में 2 चीजें मिली हैं, एक आपको स्तूपा, दूसरा आपको चैत्य मिला है। और अच्छा, सबसे बड़ा और खूबसूरत चैत्य भारत में कहाँ है? बताइए नीरज। हाँ, सबसे खूबसूरत प्यारा सा चैत्य कौन सा? कार्ले इन महाराष्ट्र। वेरी गुड, कार्ले में मिला, ठीक है। सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत कार्ले किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। तो अभी ये फणिगिरी में मिला है। अब ये माना यह जाता है, इस स्तूप का नाम रखा है मन्नत। ये स्तूप का नाम क्या रखा गया है? मन्नत। लिख लीजिएगा, मन्नत स्तूप। जन्नत मत लिखना, मन्नत लिखना। जहां पर फणिगिरी में जो स्तूपा मिला है इसको क्या बोलेंगे? लिख लीजिए, इसका नाम क्या? मन्नत स्तूप, ठीक है। तो पूछा जाए अगर कि मन्नत स्तूप अभी किस राज्य में मिला है? तेलंगाना में, ठीक है। और
इच्छाकु वंश हुआ करता था, नाम सुना होगा आपने इच्छाकु वंश का। उसके समय के सिक्कों के ढेर यहाँ पर मिले हैं, मतलब क्वाइंस मिले हैं फणिगिरी में। कितना फनी जगह है, सोचिए, लोग पूजा कर रहे हैं, पैसा लेके आए यहीं छोड़ गए होंगे कि भाई मतलब पैसे क्या करेंगे, और बाकी आप देख लीजिए स्तूपा में बैठे पूजा जो कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यही रहा होगा, राजाओं ने जितना पैसा कमाया सब जाके वहीं रख दिया होगा कि लीजिए भाई अब हमें क्या करना है, भक्ति करनी है, इसीलिए क्या मिला, सिक्के का भंडार हो सकता है। तो कौन सा राजा है, कौन सा राजवंश है, इच्छाकु वंश के समय, मतलब उनके समय के सिक्के मिले यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला है कि भारत की जो महंगाई है वो इंपोर्टेड है। जो मन्नत स्तूप है वो चंद्राकार है, जैसे चंद्रमा होता ना आधा है ना, उस तरीके चंद्राकार है, उसका लिख लीजिए ब्रैकेट में, मन्नत स्तूप चंद्राकार है ना। खैर, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन इंडिया, इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत की जो महंगाई है वो कैसी है, इसको हमने आयात किया। और किसका स्टेटमेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एक रिपोर्ट में बताया है इन्होंने कि भारत की महंगाई कैसी है। हाँ वही बात करेंगे। इन्होंने बोला है कि भारत में महंगाई कैसी है, उसको हमने आयात किया, हमारे यहाँ की नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मान लिया अगर आप अमेरिका की बात करते हैं, अगर अमेरिका की कोई बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक है, इसने ब्याज दर बढ़ा दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर अगर बढ़ा दिया गया तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इसका प्रभाव भारत में दिखाई दे रहा है, समझिए जरा। जनरली क्या होता है, अगर मान लीजिए भारत में बैंकों की ब्याज दर बढ़ जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आइटम महंगा हो जाएगा, है ना, वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। लेकिन अगर अमेरिका की फेडरल बैंक है ये ब्याज बढ़ा दे तो इसका प्रभाव इंडिया में नजर आता है। मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो निवेश हुआ है उसमें बड़ी मात्रा में आपने क्या है, लोन लिया। रिपोर्ट का नाम लिख लीजिएगा, एशियन आउटलुक। ये किस रिपोर्ट में कहा है, एशियन आउटलुक रिपोर्ट। ये कौन पब्लिश करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो हमें बचना होगा, सीधे सीधा सा मतलब यह है कि भाई डिपेंडेंसी आपको कम करनी होगी। एक तो ब्याज पर, मतलब हम लोग दूसरे बैंकों पर निर्भर रहते हैं, दूसरा कच्चा माल, रॉ मटेरियल। कच्चा माल हम कहाँ से मंगाते, अब यहाँ से कच्चा माल आएगा, प्रोडक्ट आपका इंडिया बनेगा। तो अगर कच्चा माल महंगा हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये महंगा हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट भी तो महंगा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हमारी महंगाई जो है वो हमने विदेशों से ली है, इसको आयात किया है, भारत की नहीं है। तो ये कमजोरी दिखाता है कि आपके बैंकिंग सिस्टम के पास इतना पैसा ही नहीं है, आप विदेश से लेते हो। दूसरी बात यह है, आपके कच्चा माल जो है, मतलब इंडिया की बात करें, डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, विदेशों पर है, जिसके कारण चीज़ें आपके यहाँ महंगी हो जाती हैं। तो एक रिपोर्ट कौन सी है, किसमें बोला गया है, एशियन आउटलुक रिपोर्ट में। कौन पब्लिश करता है इसको, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और पता होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किन देशों की है, शुरुआती 3 देश बताइए। अरे नहीं, चाइना, हर जगह चाइना, कहीं तो लोगों के लिए छोड़िए कुछ। हाँ, जापान, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका है इसमें नहीं, मतलब ये हालत है, अमेरिका है, हो सकता है। होमवर्क घर पे जाके देख लेना। इस बार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को लोन की भी बात बोली है कि हम आपको लोन देंगे, ठीक है, और रिपोर्ट्स भी जारी किया है, तो भारत की स्थिति को भी अच्छा बनाया है। तो घर पे जाके होमवर्क कर लेना। देखिए सारी लड़ाई पता क्या है, आप लोग बारीकी पर काम नहीं करते हो, और यहीं से क्वेश्चन जो गलत होंगे आसान वाले, यही आपको जो है मेन से बाहर कर देते हैं, मेंस एग्जामिनेशन। ये मत करिए, बेसिक बातें हैं वो तो अपना करके जाइए। जैसे ब्रिक्स बैंक की बात करें, कितने सदस्य हैं उसमें अभी, 7। बताइए ब्रिक्स बैंक में कौन कौन मेंबर है, बताइए। तो ये क्या हालत बना रखी, ऐसे काम होगा। अच्छा देखिए, अगर ये सब नहीं करेंगे, मतलब ये तो पेट क्वेश्चन से आना ही आना है, इस टाइप से प्रश्न, है ना। ये पढ़ के जाइए, जिनको देना है ना, गूगल बाग मदद मत लीजिए, है ना, घर पे जाके विचार करिए, यही प्रश्न आने हैं।
WTO का सबसे नया मेंबर कौन है? देखिए खेल चल रहा है। गूगल बाबा पहुंच गया। अफगानिस्तान है। WTO का नया सदस्य अफगानिस्तान है। अरे नहीं, मतलब 164 पे ही अफगानिस्तान है, वही नहीं पता। 65 पे तो अलग मसला हो जाएगा। अच्छा खैर लिखिएगा, आंध्र प्रदेश दिल्ली हेडिंग, दो बातें आंध्र प्रदेश की लिखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू लिख लीजिएगा, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इन्होंने एक बात बोली है कि सभी डाउट खत्म करिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी। तो कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश विल बी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी नगर अमरावती होगा। ठीक है। उसके बाद एक और ख़ास बात पता चल गया होगा आपको, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किसके लिए वर्ष घोषित किया है? क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये बात लिख लेना, 27 अक्टूबर को शाम को। ये मत बोलना सर गलत हो गया। 2025 के लिए क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने। 2025 है ये प्रश्न आउट है, गलत मत करना बस, ठीक है। उसके बाद 2025 में भारत में जूनियर हॉकी विश्व कप भी होगा, लिख लीजिएगा, ये भी फाइनल हो गया। 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप भी इंडिया में होगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आना ही आना है, बस गलत मत कर देना। चलिए अगला आर्टिकल देखिएगा, है ना। इंडिया एंड यूएई एक एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हुआ है इनके बीच, और एग्रीमेंट हुआ है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे डॉलर में। किस में करेंगे? लोकल करेंसी में करेंगे। मतलब स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए समझौता किया है भारत ने, किसके साथ? यूएई के साथ। लगातार देखिए आरबीआई और भारत सरकार कोशिश क्या कर रही कि हमारी डिपेंडेंसी डॉलर से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। और ट्रेड भी कम कर रही, पता नहीं क्या करना है, अभी प्लान ऐसा कुछ दिखाया नहीं इन्होंने क्या करना। अब देखिए भारत की करेंसी कौन सी? रुपया, है ना, और यूएई की कौन सी है? दिरहम। तो भारत और यूएई का जो ट्रेड होगा किस में होगा? दिरहम में होगा एंड इंडियन रुपीस, ये ट्रेड आपका होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा भाई? विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक दिरहम अगर आप देखें, एक दिरहम लगभग आपका आज सुबह का दाम था 22 रुपये 75 पैसे का, ठीक है। एक दिरहम ये है, मतलब दिरहम भारत की करेंसी से मजबूत है, ठीक है। भारत की कौन सी प्राइवेट बैंक है जिसने अभी नैरोबी में अपना ऑफिस खोला? नैरोबी कहां पर है? अफ्रीका में है। लगातार भारत कहां अपनी पकड़ बना रहा? आईआईटी ने कैंपस 2 खोले हैं, कराया होगा पहले, याद रखे जाइएगा, प्रश्न मिलेगा। एक प्राइवेट बैंक एसबीआई पहले जा चुका है, अब नैरोबी में, नैरोबी आपको पता है किसका कैपिटल है? केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। लिखते रहो फटाफट। नैरोबी में एक हेड ऑफिस है किसका? यूएनईपी का मुख्यालय है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या। यहीं पर एक प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, जिसने अभी ऑफिस खोला है। तो लिख लीजिएगा किस बैंक ने खोला है? एक्सिस बैंक ने अपना ऑफिस यहाँ पर स्टार्ट किया है। और बबलू नहीं रहा, बबलू की डेथ हो गई, पता चला होगा नहीं? बबलू का नाम नहीं सुना? लिख लीजिएगा बबलू, हाँ लिखिए बबलू, लिख लीजिए भाई। भारत का सबसे बुजुर्ग भालू था, हाँ हाँ, स्लॉथ बियर, लिख लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश, भोपाल की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश के चिड़ियाघर में था, अभी ये एक्सपायर हो गया, है ना।
तो असल में क्या है कि ये अट्रैक्शन का एक पॉइंट था, वहाँ पर लोग जाते थे, सेल्फी लेते थे। और वैसे स्लॉथ बियर की स्पीसीज लगभग ख़त्म होने के कगार पर है ना। तो ये सबसे बुजुर्ग था, अब नहीं रहा। ठीक। उसके बाद प्रसादम। प्रसादम नाम सुना होगा आपने प्रसादम का। इसको जीआई टैग मिला है क्या? यहाँ पर हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड मिलेगा। एक ऐसा गली टाइप डेवलप की गई है जिसका नाम है प्रसादम। और प्रसादम में भोजन कैसा होगा? हेल्दी एंड हाइजेनिक, है ना। कहाँ पर है प्रसादम? दिल्ली में कहाँ पर है? अंदाजा तुक्का लगा लीजिए कहाँ पर होगा। प्रसादम मतलब प्रसाद वाली जगह होगी, मंदिर अंदिर होगा कुछ चक्कर इस टाइप का। क्या लगता है कहाँ पर होगा? अक्षरधाम। अक्षरधाम प्रसादम है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में, लिख लीजिएगा उज्जैन इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जब आप जाएं प्रसादम खाएं। समोसे मिलेंगे बहुत ही हेल्दी, उसमें अदरक वगैरह डाला हुआ होगा आयुर्वेदिक टाइप में। आगे लिखिएगा जिमैक्स। ये समुद्री अभ्यास है। जिमैक्स जापान और भारत अभी चल रहा है। ये समुद्री अभ्यास है किसके बीच? जापान और इंडिया। ठीक है। और ये 8वें नंबर सीरियल नंबर की अगर बात करें, यूपीपीसीएस वाले पूछ लेते भाई, 8वें नंबर का अभ्यास हो रहा है जापान में ही हो रहा है। 2024 में कहाँ हो रहा? 24 में कहाँ हो रहा है? जापान। ठीक है। तो ये तो आपके पीसीएस वाले आर्टिकल है ना। अब लिखिएगा यूपीएससी वाला, मतलब हो सकता है पीसीएस भी पूछ ले। देखिए इस समय जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्रिटिकल मिनरल्स। लिख लीजिएगा ये क्या होते हैं, ये कैसे खनिज हैं जो क्रिटिकल हैं। तो इनके लिए आप देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की अगर बात करें, इसकी रिपोर्ट में कहा गया, इनसे पूछा गया क्रिटिकल कौन है, तब इन्होंने बताया है ऐसे कोई एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जिनका प्रयोग आधुनिक तकनीक के निर्माण में या उनके टूल्स को बनाने में किया जाता है, उनको हम क्रिटिकल खनिज के नाम से जानेंगे। और कौन से मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें देखिएगा आईटी सेक्टर की कोई डिवाइस, जैसे मान लीजिए मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर या बैटरी ड्राई सेल की बात करें, है ना, बैटरीज, सोलर पैनल, सोलर पैनल्स या बाकी इस प्रकार की डिवाइस बनाने में जो मतलब जो भी या जिन मिनरल्स का यूज़ किया जाता है उनको हम क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। ठीक है। ये है आपके मंत्रालय की परिभाषा। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से हैं, अभी नए खोजे गए हैं। ठीक है। लेकिन आपको 2-4 नाम याद रखना है। टंगस्टन, इस लिस्ट में 30 का नाम लिखा गया। टोटल कितने हैं? टोटल आपके 30 हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है। अभी परिभाषा इनकी बताई गई। तो देखिए इसमें जो टंगस्टन की बात करेंगे, नाम सुना होगा आपने टंगस्टन का, इस श्रेणी में आता है टेंटलम, टेंटलम का नाम सुना, निकिल, निकिल भी आपका क्रिटिकल हो गया। ठीक है। लिथियम नाम सुना होगा खूब आपने लिथियम का, लिथियम आयन बैटरी आपके मोबाइल में है। ठीक है। तो ये उसके बाद में आप देखिए कोबाल्ट, 2-4 नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन, टिन, टिन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है?
टिन का उत्पादन मैक्सिमम, संकट तो है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना। चाइना में क्या करने जाएगा? अरे टिन टिन ही नहीं समझते हो, इसका मतलब मलेशिया वगैरह में जाइए आप, घाटी, एक क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ना मत घर पे बस। चलिए खैर, तो अब आप देखिएगा इसमें जो लिथियम है ये चर्चा में, बहुत सारे हैं, दो चार नाम याद रखिएगा। लिथियम, देखिए लिथियम ट्रैंगल नाम सुना होगा आपने, एक तो लिथियम को वाइट गोल्ड कहते हैं, इसका नया नाम क्या रखा गया? वाइट गोल्ड। गोल्ड मतलब कीमती। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? लिथियम का है, ठीक है। अब लिथियम ट्रैंगल की बात करें, है ना, इसमें कौन कौन देश है? हाँ लिखिएगा प्लीज, लिखिएगा लिथियम ट्रैंगल, लिथियम त्रिभुज की बात करें तो इसका जो संबंध है वो आपका साउथ अमेरिका से है। दक्षिण अमेरिका के 3 देश मिलकर के उसको बनाते हैं, लिख लीजिएगा, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली। बोलिविया एंड चिली, ये 3 देश मिलकर के जो ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में लिथियम के नेचुरल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आज के समय में लिथियम क्या है? ये आपका वाइट गोल्ड है, ठीक है। तो ये देश अपने आप को और अमीर बना सकते हैं, है ना। अब माइनिंग का चक्कर रहता है, बोलिविया के आसपास कई बार साइक्लोन वगैरह आ जाता है, वो सब मुद्दे रहते हैं, है ना। साइक्लोन समझते होंगे ना, चक्रवात वेस्ट बंगाल में आ जाता, नहीं आ जाता कभी कभी? कैसे चक्रवात हवा घूमने लगती है? अच्छा एक चीज समझ आई कभी, चक्रवात में हवा ऐसे घूमते हुए कैसे आ जाती? क्या? हाँ, लो प्रेशर हवा ऐसे जाएगी, ऐसे से क्या मतलब? चारों बेटा वो फ्रंट होता है, वो हमारे यहाँ नहीं आएगा, वो अपर ऊपर अच्छा पे फ्रंट फॉर्मेशन होता है। बात आकर की आप बात बता रहे हो। हाँ भाई नीरज बताओ, हवा ऐसे से कैसे घूमने लगती? मतलब ये हवा आ रही और कोरेलिस बदले से ऐसे तो घुमा दिया, फिर प्रेशर कम। हाँ तो मान लीजिए कम प्रेशर, ज्यादा प्रेशर, हवा आएगी ऐसे घूमते हुए चली जाएगी। ये तो है, फिर तो घूमेगी, है ना। चलिए ठीक है। अरे देख लेना चक्रवात पढ़ के जाना, इस बार जो लोग पीटी देने जा रहे हैं ना, ये सब पढ़ लिया करो, पढ़ तो लिया है कि चक्रवात में हवा कैसे घूमती है, लेकिन देख लीजिएगा कैसे, ठीक है। खैर आगे देखिएगा, नीरज तुमने बताया नहीं चक्रवात में हवा कैसे घूमती? हाँ हाँ हाँ, ये तो है, फिर उसके बाद मसला हो जाता है। चलिए ठीक है, आइए देखिएगा, लिखिएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल, हाँ हाँ बता देंगे, लिखिए पहले इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। घर पे सर्च करो आराम से, ना समझ आए तो मिलना, क्लास के बाद बता दूंगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना। ये असल में देखिए क्या है, इनका एक मकसद यह है कि आने वाले टाइम में नेचर ऑफ एनर्जी चेंज होगी बहुत तेजी से। एक रिपोर्ट जारी करते हैं, लिख लीजिएगा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये इनका पब्लिकेशन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर तो पता ही होगा सबको, बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी रिवीजन करा दे रहा हूँ, पेरिस में है, ठीक है। और नवंबर 1974 से सेवा कर रही है आपकी। पेरिस सबको पता होगा कि जर्मनी में है। तो अब देखिए इनका मेन मतलब क्या है
कि आने वाले टाइम में जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसका स्वभाव बदलेगा, एनर्जी का रूप बदलेगा। मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। अब क्या करना है, दो लोगों को इसमें बच के रहना है। एनर्जी चेंज मतलब यह है कि पहले एक व्यक्ति है, वो एनर्जी के लिए कोल एनर्जी पर डिपेंडेंट है, कोयले से बिजली बनेगी वो। लेकिन आने वाले टाइम या आज आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने अपने छत पर क्या है, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, या बाकी से जैसे विंड एनर्जी की बात करें, जो तटीय भाग है उसमें क्या है, विंड एनर्जी वगैरह है। तो आने वाले वक्त में नेचर जो है एनर्जी का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका है, एटॉमिक एनर्जी की अगर बात करें आप देखेंगे, है ना। तो फिर ऐसे कंट्रीज जो इसके साथ नहीं चलेंगे, या तो वो क्लाइमेट चेंज के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उनको अल्टरनेटिव तलाशने होंगे। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि आपको अपने विकल्प देखने पड़ेंगे, ऊर्जा के नए विकल्प क्या हो सकते हैं। जैसे गल्फ कंट्री, दुबई की बात करें, दुबई ने अपने आप को बदल दिया, उन्हें पता चल गया कि पेट्रोलियम को खरीदेगा नहीं। आपको पता होगा 2070 तक हमें क्या करना है, जीरो कार्बन, है ना, जीरो कार्बन, उसका मतलब नेट जीरो होता है, वो जीरो नहीं होता, सही शब्द क्या होता है, नेट जीरो हमें अचीव करना है। मतलब जितना उत्सर्जन करें और उतना ही हम क्या करें भाई, उसको हम फिर से बैलेंस कर दें। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि हम डीजल जलाएंगे ही नहीं, पेट्रोल डालेंगे, लेकिन जितना कार्बन निकलेगा उसी को हम क्या करें, तुरंत हम बैलेंस कर देंगे, ये नेट जीरो हो जाएगा। अब 70 तक आपको करना है नेट जीरो। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में आप जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जो ऊर्जा से चलती हैं, उनके लिए ऊर्जा आप क्या कर देंगे, बदल देंगे, ऑप्शंस आपको दूसरे रखने पड़ेंगे। ठीक है, दुबई का आप केस देखिए, गल्फ कंट्रीज में उन्होंने क्या किया, जो अमीर लोग हैं उन्होंने पता चल गया कि पेट्रोलियम को खरीदेगा नहीं, तो क्या करें, टूरिज्म को डेवलप करिए। आप बताइए कि दुबई में उन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, आपसे ज़्यादा बेहतर लगता है। बुर्ज खलीफा में लोग घूमने जाते हैं, सेल्फी लेने जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं था, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह उन्होंने बना के रख दी। एआई यूनिवर्सिटी बना दी, अमेरिका सोचते हुए रह गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग काम करेंगे, और आप देख गल्फ कंट्री में बहुत शानदार बना के उन्होंने रख दी। कारण क्या है कि समय के साथ अगर नहीं चलोगे तो आप क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो लोग अपने यहाँ ऊर्जा पर जिस भी प्रकार से निर्भर हैं, चाहे कंज्यूम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, आप दोनों को अपने जो भी ऑप्शंस है वो अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। समझ आई बात नहीं, ये आपको करना है। लेकिन आप लोग भाई पढ़ते नहीं है ना, क्या नीरज कैसे काम चलेगा, तुम लोग पीटी देने जा रहे हो, तुम लोग करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैगजीन से काम नहीं होता। देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग पीटी देने जा रहे हैं, एक बात समझ लीजिए आप, मैगजीन आप नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भरोसे बैठा है कि जैसे एग्ज़ाम आएगा उससे 15 दिन पहले आ जाएगी और हम टूट पड़ेंगे। क्या लगता है आप ही हैं ऐसे? और देखिए मैं पीसीएस की बात करूं, क्योंकि यूपीएससी वाले तो आएंगे नहीं। देखिए 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स का रहता है, ये यूपी का है एनालिसिस। इसमें से करीब करीब जो मैगजीन आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें 12 से 15 के आसपास की क्षमता है, करीब करीब, कई बार इससे भी कम हो जाती। 12 से 15, आगे का सफर कैसे तय करोगे? ठीक है, उसका एक ही रास्ता, अभी भी समय जो है निकला नहीं है, आज से ही डेली का करंट अफेयर पढ़ने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, उस पर मत डिपेंड है, वो रिवीजन के लिए बनाइए, कुछ छूटा तो नहीं तो देख लेते हैं एक बार। समझ आए बात नहीं, मैगजीन के ऊपर मत निर्भर रहिए। अगर आपको सच में इस साल खत्म ही करना खेल निकालना है, बार बार चक्कर खत्म करो, कब तक जो है पीटी देंगे, है ना। तब भाई सही तरीका क्या है कि करंट अफेयर्स की बात, यहाँ पर आपको कम से कम 20 से 22 तक पहुँचना ही होगा किसी भी हालत में। अगर आप 20 से 22 तक नहीं पहुँच रहे, इसका मतलब पीटी होना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, साइंस में आप देखेंगे लगभग 30 के क्वेश्चन आते हैं, 30 के आसपास आते हैं। पीसीएस की बात करें 30 के आसपास आते हैं साइंस में। अब अगर 30 में आप 22, 25 तक नहीं जाते हैं तो भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पर आप जाएंगे हार्डकोर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, प्रॉपर आप पढ़े बैठे हो कि डिटेल में कोई पूछेगा, इतना टाइम उनके पास नहीं। 10 क्वेश्चन पूछेंगे टाइट वाले, या 20 पूछ लेंगे। 20 में जितना आपका सही होगा औसतन मेरा उतना सही होगा, है ना। और पीसीएस एग्जाम का नेचर देखिए आप, पहले आपके दाएं बाएं कौन बैठा है ये पहचानिए। दाएं आपको वो बैठा है जिसका यूपीएससी में 2 बार मेंस लिखा है, 1 बार इंटरव्यू दिया, उसका हुआ नहीं, वो आपके बगल में आके बैठा है कि एसडीएम तो बन के मानूंगा। ये सच्चाई है ना यूपीपीसीएस की। और बाएं कौन बैठा है,
सीजीएल दिया, हो नहीं पा रहा, लूसेंट पूरा रटा बैठा है ना, यूपी पुलिस कहीं के हर जगह भरे बैठा है आपके साथ में, सीसेट में वो रुकेगा नहीं, आपसे बेहतर प्रैक्टिस उसकी, ठीक है। जीके की अगर बात करें, लूसेंट उसने रट डाली है, सुबह शाम यही करता है, फिट आपसे ज़्यादा है, दौड़ने जाता है सुबह सुबह 4 बजे, क्योंकि उसे यूपी पुलिस में भी देना है। और आप बैठे हुए अब इंतजार कर रहे हो, आने दो पेपर मैं देखता हूँ, क्या देखोगे? तो आपको इनसे भी, जो दादाजी जा रहे हैं यूपीएससी में 2 बार मेन देखे, इनसे भी निपटना है, और छोटा भाई जो बैठा हुआ उससे भी निपटना है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाती, थोड़ी सी ज़्यादा रहती, बाकी मर्जी आपकी, है ना। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना, कि सही मायने में यही लोग मिलेंगे आपको। फिर खुश मत हो जाना, अरे सर बस 70 क्वेश्चन सही थे, 2 और हो जाते, वही 2 तो हैं कमाई, है ना। खैर देखिएगा, मानसून, 2-4 बातें याद रखिएगा। देखिए इस बार मानसून कैसा रहेगा? अरे इंडियन मानसून की कोई रिपोर्ट आई है, उसमें क्या बोला गया? देखिए, अरे जल्दी जल्दी, ठीक है, देखिए ये हम बात कर रहे हैं इंडियन मानसून की, है ना, भारतीय मानसून, ठीक है। पीसीएस वाले इतने खाली हैं, 2014 में पूछ लिया था मानसून किस भाषा का शब्द है, इतने खाली टाइप है, सोचिए, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अरबी का है, अरेबिक टर्म है, ठीक है, तो मौसम करके उससे बना हुआ है। देखिए इंडियन मानसून में 2 बातें याद रखिएगा, इस बार उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ मानसून अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, 2 कारण देखिएगा, जो हमारे संगठन ने बोला उसकी बात रखिएगा। और उसके बाद जो है एक आता है नेगेटिव एक्टिविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? एल नीनो। एल नीनो का भारत के मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना, तो वो इस बार नहीं है, उसकी संभावनाएं नहीं है। एल नीनो की बात करें, एल नीनो जब भी आ जाए इट मीन्स कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मानसून पर। और यह है ला नीना, तो ला नीना इसका जो है प्रभाव भारत पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस बार इसकी संभावनाएं हैं, तो भारत में वर्षा ठीक होगी, ठीक है। बस अभी इतने नाम सुने हुए लिख लीजिएगा। इंडियन ओशन डाइपोल कैसा रहेगा इस बार? पॉजिटिव रहेगा, आईओडी पॉजिटिव रहेगा, और ला नीना रहेगा, ये 2 चीजें रहेगी। लेकिन डर एक चीज ये बताया है, जब जब मानसून पहले आता है तो मानसून ब्रेक आता है, मानसून विभंग, लिख लीजिएगा, मानसून ब्रेक या ब्रेक इन मानसून या विभंग, मानसून विभंग, ये शब्द आपको मिलेंगे। विभंग की परिभाषा वहां ये तो नहीं पूछेंगे विभंग क्या होता, पूछ लेंगे ना कि विभंग की दशा कब मतलब मानी जाती है, बताइए कब होता? ब्रेक इन मानसून किसे कहते हैं? मानसून आ रहा, आधा इधर आधा इधर, ब्रेक इन मानसून। कितने दिन के लिए? हाँ बताइए, वही तो, लगभग 2 सप्ताह, 14 डेज, 14 दिन नहीं, ये टेक्निकल परिभाषा है, 14 दिन, 2 सप्ताह तक अगर बारिश हो जाए और 2 सप्ताह तक, ये यही तो चीजें हैं। तो पूछ लेंगे मानसून विभंग क्या है, तो बारिश हो गई और बारिश बंद हो गई, दोबारा फिर से साइकिल स्टार्ट होगी, बीच में 2 सप्ताह तक का गैप अगर हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, मानसून विभंग बोल देते हैं। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ये भारतीय मानसून विभाग की तरफ से जारी किया गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए उसके बाद 5:30 बजे मिलते हैं, है ना। मानसून बेटा बहुत सारे 8 फैक्टर्स हैं, भारत के मानसून को 8 कारक प्रभावित करते हैं, एक नहीं करता, ठीक है। एक रेगुलर होता है जिसको आप एल नीनो बोलते हैं ना, देखिए, नहीं 8 कारक, क्लास के बाद केविन में आइए बताता हूँ 8 कैटो कारक क्या होते हैं। हाँ हाँ, और क्या, बहुत सारे हैं इसमें, एक थोड़ी। और अभी तो भूगोल, एक चीज ऐसी है, मानसून, भारत का मानसून ऐसा है, ना समझ आया है ना समझ आएगा, ये साइंटिस्ट लोगों की बात, हम लोग तो नहीं, जो वैज्ञानिक वो भी नहीं समझ पा रहे कि लालिना नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बढ़िया, फिर भी बारिश कम हुई, क्या चक्कर है। जब आप देखिए भारत में लगातार सूखा पड़ रहा है या बाढ़ आ रही थी, तो हमने क्या किया, सोवियत संघ की मदद से मोनेक्स एक रिसर्च किया था, नाम सुना होगा आपने, मोनेक्स रिसर्च, नहीं सुना? अरे भारत के मानसून पर रिसर्च किया गया, ये सब मोनेक्स, ये अनुसंधान कार्य है, ठीक है, रसिया के साथ, उसमें यूएसएसआर हुआ करता था और इंडिया, इन्होंने रिसर्च किया किस पर, इंडियन मानसून पर। ये रिपोर्ट वगैरह पूछ लेगा, मोनेक्स रिपोर्ट किससे संबंधित है, भारतीय मानसून से संबंधित है ना। चलिए 5:30 मिलते हैं, जिनको आना वो आइए। क्लास आज कम हो पाई है ना,
अब असल में क्लासेस ज़्यादा हो जा रही हैं ना, तो